जितनी भी केमिकल शिफ्ट है, केमिकल शिफ्ट और कपलिंग बिहेवियर, ये अलग अलग पढ़ लेने से आप लोगों को क्या आएगा, ये चीजें थोड़ी सी हिंट करेंगी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पीक कैसी आ रही है, उसकी जो वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, इम्प्योरिटी या प्योरिटी पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, साथ में जो कपलिंग कांस्टेंट है उसका क्या रोल है, ये सारी चीजें आपके स्पेक्ट्रल एनालिसिस में हेल्प करती हैं। तो जैसे हमने अल्कोहल्स में देखा था कि जो अल्कोहल्स की केमिकल शिफ्ट है, वो नॉर्मल जो COH है इसकी कपलिंग आपकी 0.5 से 5 ppm तक वेरी करती है, और इसके शिफ्ट बहुत ज्यादा वेरी इसलिए करती है क्योंकि कंसंट्रेशन अगर डिफरेंट है, सॉल्वेंट अगर डिफरेंट है, और टेम्परेचर अगर डिफरेंट है, तो ये पीक शिफ्ट हो सकती है। अब ये जो शिफ्टिंग हो रही है, इसमें पीक की जो विड्थ है, ब्रॉडनेस है, और आपकी अगर वो ब्रॉड नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, तो इससे भी बहुत ज्यादा आपका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये जो पीक है आपकी ब्रॉडन होती है। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आपका जो ये आ रहा है, जो विड्थ आती है इसकी, ये डिपेंड करती है आपकी कि नाइट्रोजन के केस में या फिर अल्कोहल है तो उसका ओ जो है ये क्या है आपका, ये डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिलेटेड है। तो ये कंसंट्रेशन पे ऐसे डिपेंड करता है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी अधिक होगी तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से बंधे हुए रहेंगे, और फिर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होगी, मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिफरेंट होगी। दैट मीन्स कि उसकी शील्डिंग या डी की तरफ इफेक्ट होगा। दैट मीन्स कि अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आपका ये इफेक्ट पड़ता है कि जितनी भी अगर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो वेरी करती है, तो ओवरऑल इफेक्ट पड़ता है उसकी केमिकल शिफ्ट पे। तो इसीलिए जो आपका OH है ये बहुत ज्यादा वेरिएबल, 0.5 से 5 इसका रेंज होता है केमिकल शिफ्ट का, और ये कंसंट्रेशन पे, सॉल्वेंट पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसकी जो ब्रॉडनिंग है, ये बहुत से फैक्टर्स जैसे भी मैंने बताया कि जो इम्प्योरिटी है उस पर भी डिपेंड करती है, और जो CH OH इसका अगर मान लीजिए जो हाइड्रोजन है OH के बगल वाला, इसकी जो केमिकल शिफ्ट आती है वो 3.2 से 3.8 के बीच में आती है। ये प्रोटॉन्स अल्फा कार्बन पे हैं, इसलिए डी शील्डेड है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की वजह से, इसलिए ये डाउन फील्ड में चले जाते हैं। अब हम कपलिंग बिहेवियर देखेंगे अगर अल्कोहल्स की, तो क्योंकि कोई भी इसमें बहुत ज्यादा रैपिड एक्सचेंज होता है OH प्रोटॉन का, तो इसलिए मेनली आपका जो कपलिंग है इनका वो ऑब्जर्व नहीं होता है क्योंकि बहुत तेज एक्सचेंज होता है। ये हम लोग ने पिछले क्वेश्चन से भी डिस्कस किया था, जैसे कि इसमें दिखाया है आपका कि अगर रैपिड एक्सचेंज हो रहा है तो वो रैपिड एक्सचेंज की वजह से कोई भी कपलिंग नहीं हो रही है। जबकि अगर आप ड्यूटेरियम एक्सचेंज कर दें आपका, तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज से आप देख सकते हो कि अगर कपलिंग होगी भी तो वो आपकी किस तरीके से शो होगी अगर वो रैपिड एक्सचेंज नहीं हो रहा है वहां पे प्रोटॉन का। तब जैसे एक अल्कोहल का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, ये आपका 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल है। तो जैसे कि इसमें दिखाया है कि जो डी है वो सबसे ज्यादा डी शील्डेड है। अभी अभी हम लोग ने जैसे बात की कि ये 3 से 3.5 के बीच में आ रहा है, और इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डायरेक्टली ऑक्सीजन से लगा हुआ है क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। साथ में जो CH3 है वो आपके एज यूजुअल 0.9 पे आ रहे हैं, और जो CH है वो आप उसकी केमिकल शिफ्ट आपकी 1.1 पे आ रही है, और C प्रोटॉन्स जो कि एक्सचेंजेबल है यहाँ पे साफ साफ ट्रिपलेट में टूट रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये आपके बगल वाले CH2 प्रोटॉन के से टूट रहा है और ये प्योर है। आपने अल्कोहल के केस में भी देखा था कि अगर इथेनॉल प्योर होता है तो वो टूटता है N+1 इंटू M+1 पूल से। ईथर के केस में जो पीक है आपके हाइड्रोजन की जो O से लगा हुआ होता है, वो हाइड्रोजन उसकी डीशील्डेड होते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, इसलिए उनकी जो केमिकल शिफ्ट है वो 3.2 से 3.8 आते हैं। इसमें कपलिंग की कोई बात नहीं दी है। एग्जाम्पल के लिए आपको जो मॉलिक्यूल दिया है यहाँ पे आपका देखिए मिथाइल ईथर है, ब्यूटाइल मिथाइल ईथर।
तो ये जो ब्यूटाइल मिथाइल ईथर है, इसमें एज यूजुअल ई, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका डीशील्डेड कंडीशन में होगा, डाउन पीरियड दिखाया है उसको यहाँ लास्ट में। उसके बाद एज यूजुअल ए आपका 0.9 के लगभग आएगा, और बी सी जो उसकी डी शील्डिंग है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी शील्डिंग कम होने की वजह से। और जो डी प्रोटॉन्स है OCH3 के आपके 2.1 के लगभग पे आते हैं, ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे यहाँ पे, एक मिनट स्टूडेंट। हाँ, तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि ये एग्जाम्पल लिया है इथर का, ब्यूटाइल मिथाइल इथर का। उसमें जो डी है आपका, ये आपका क्योंकि ऑक्सीजन से लगा है तो ये भी डी शील्डेड होगा, लेकिन इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी ई के कंपेयर में, क्योंकि ई आपका मिथिलीन, जबकि ये CH3 आपका मिथाइल प्रोटॉन्स है। इसके बाद आप एमीन्स में देखते हैं, तो जो एमीन्स है वो प्राइमरी अमीन अगर है तो ये प्राइमरी अमीन आपका 0.5 से 4 ppm के बीच में से केमिकल शिफ्ट आती है, जो डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच है, उनकी केमिकल शिफ्ट डिपेंड करती है एज यूजुअल, जैसे आपने हाइड्रोजन का देखा, क्योंकि नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जैसे कि ऑक्सीजन था, इसलिए इसकी जो केमिकल शिफ्ट है हाइड्रोजन की वो भी वेरी करती है 0.5 से 4 के बीच में, और डिपेंड करती है टेम्परेचर, एसिडिटी और अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या सॉल्वेंट की पे डिपेंड करती है। और जो हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन के बगल वाले कार्बन से अटैच्ड होते हैं, इनकी पीक आती है आपकी 2.2 और 2.9 ppm से, जो कि अल्फा हाइड्रोजन स्लाइटली डी शेडेड होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव एटम से अटैच्ड होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन के अपने अल्कोहल के केस में देखिए। इसका जो कपलिंग बिहेवियर है वो डायरेक्ट कपलिंग होती है बिटवीन नाइट्रोजन और अटैच्ड अगर हाइड्रोजन है। यूजुअली ऑब्जर्व नहीं होता है इसमें कपलिंग की कोई बात, क्योंकि इसमें साफ साफ देखिए लिखा है कि डायरेक्ट कपलिंग बिटवीन नाइट्रोजन एंड अटैच्ड हाइड्रोजन इज नॉट यूजुअली ऑब्जर्व, बट इट्स क्वाइट लार्ज अगर होता है तो जनरली इसकी टेंडेंसी बहुत कम है अकर करने की, लेकिन अगर ये अकर होता है तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा कपल करते हैं ये। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये क्वाड्रुपल न्यूक्लियाई होता है नाइट्रोजन, और उसकी वजह से जो नाइट्रोजन की पीक आती है वो उसकी ब्रॉडनिंग आ जाती है। ये हम लोग ब्रॉडनिंग बाद में भी देखेंगे। आपका जो कपलिंग है ये यूजुअली ऑब्जर्व नहीं होती है, जो NCH कपलिंग है और जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन लगे हैं उसमें नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं उसके साथ ये J3 कपलिंग भी नहीं होती है, क्योंकि केमिकल एक्सचेंज होता है तो वो यूजुअली ऑब्जर्व नहीं होती है। ये जो क्वाड्रुपल न्यूक्लियाई के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा इसमें यहाँ पे एग्जांपल दिया है एक प्रोपाइल अमीन का, जहाँ पे आपको सीधे सीधे वैल्यू जो आपकी दिख रही है कि डी वैल्यू ऑब्वियसली जैसे अल्कोहल में था कि ये डी शील्डेड कंडीशन में होगी, और A B C सीधे सीधे ये डी शील्डिंग से डी शील्डेड कार्बन हर प्रोटॉन्स को दिखा रहा है। ये मैं थोड़ा सा ज्यादा जल्दी इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि ये आपको पढ़ाया हुआ है, ये एक रिवीजन के तौर पे हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं। तो इसके बाद जब मैं कार्बन 13 चाह रही हूँ आज स्टार्ट करना तो कार्बन 13 स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो बहुत ही इजी वे में आकर के क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये जो CN लगा हुआ है, हाइड्रोजन CN से अटैच्ड है, तो 2.1 से 3 के ppm के बीच में जो अल्फा हाइड्रोजन हैं वो स्लाइटली डीशील्डेड होते हैं साइनो ग्रुप से जो अटैच्ड होते हैं, और जो हाइड्रोजन एडजेसेंट पे है नाइट्राइल ग्रुप के, उनकी वैल्यू की बात हम कर रहे हैं जो कि 2.1 से 3.0 के बीच में। आपने देखा है कि जो एसीटोन में जो प्रोटॉन होता है COCH3 वाला, उस CH3 की भी जो केमिकल शिफ्ट होती है वो लगभग 2.1 पे ही आती है। तो इसका मतलब कि ये ऑलमोस्ट केमिकल इन्वायरमेंट इनका ऑलमोस्ट सेम है। अब ये जो हाइड्रोजन हैं आपके एडजेसेंट कार्बन के नाइट्राइल के बगल में जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये डीशील्डेड होते हैं। इनके पास एक एनआइसोट्रोपिक फील्ड होती है पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि आपने एसिटिलीन में देखी थी,
इस वजह से इसका जो रेंज आता है वो 2.1 से 3 ppm तक आता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये वैल्रोनाइट्राइल लिया है, ये कॉमन नाम है इस कंपाउंड का। ये है आपका 1 2 3 4 नाइट्राइल कह सकते हैं आप। ये 5 मेंबर का कार्बन है। इसमें भी सीधे सीधे दिख रहा है जैसे कि आपका अल्कोहल और अमीन में था कि जो डी है जो सबसे डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ है डी, वो सबसे ज्यादा डी शील्डेड कंडीशन में है, और ए बी सी एज यूजुअल शील्डिंग से डी शील्डेड की तरफ बढ़ते हैं। एल्डिहाइड के को आपने अलग से देखा था कि जो CHO की जो हाइड्रोजन की पीक है वो बहुत ज्यादा डाउन फील्ड चली जाती है कार्बोनिल ग्रुप के एनाइसोट्रॉपी की वजह से, इसलिए इसकी वैल्यू 9 से 10 के ppm के बीच में आती है। और जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं ये हाइड्रोजन्स आपके डीशील्डेड होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जो कार्बोनिल ग्रुप है वो अपना एक रेजोनेटिंग इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से, तो ये क्योंकि थोड़े से ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं तो जो इसका इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा स्मॉल होता है। अब कपलिंग बिहेवियर की बात करें तो ये 3J कपलिंग होती है, J3 कपलिंग होती है, मतलब कि 3 बॉन्ड उनके बीच में होता है। और जो कपलिंग होती है वो एल्डिहाइड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो कि कार्बन से अटैच है उसके बीच में होते हैं, इसीलिए इनको 3J कपलिंग कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे एल्डिहाइड का, तो आपका ये दिया हुआ है जिसमें साफ साफ आपको दिख रही है कि यहाँ पे बीच वाला जो कार्बन है, सॉरी प्रोटॉन है, ये आपका मल्टीप्लेट में टूट रहा है। और इसका रीजन भी आप देख सकते हो कि जो ये प्रोटॉन है आपके जो मल्टीप्लेट में टूट रहे हैं, कौन से मल्टीप्लेट में टूट रहे हैं, बी वाले प्रोटॉन मल्टीप्लेट में। और वो मल्टीप्लेट कितना है आपका, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ऑब्वियसली 6 प्रोटॉन एडिशन में होने की वजह से ये जो बी प्रोटॉन है इसको 7 में टूटना चाहिए। तो लेट्स देखते हैं हम कि ये 7 में टूटा है कि नहीं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 में तो टूटा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो हर एक पीक अपने आप में डबलेट है। जैसे कि हम लोग ने देखा था कि कपलिंग की वजह से डबलेट ऑफ डबलेट होता है, डबलेट ऑफ ट्रिपलेट होता है, उसी तरीके से डबलेट ऑफ सेप्टेट भी होता है। और ये आपको यहाँ पे डबलेट ऑफ सेप्टेट देखने के लिए एग्जाम्पल में मिल रहा है। और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने साफ साफ देखा इस टेबल में कि जो कपलिंग हो रही है आपकी, ये कपलिंग J3 कपलिंग होती है और ये पाई जाती है एल्डिहाइड हाइड्रोजन के बीच में और हाइड्रोजन जो एडजेसेंट कार्बन पे है, जिसकी वजह से ये जो कपलिंग है आपकी इस सी कार्बन की बी कार्बन से हो रही है। साथ साथ में जो ए प्रोटॉन्स है वो भी बी कार्बन को स्प्लिट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जो बी प्रोटॉन है वो आपके ए प्रोटॉन और सी प्रोटॉन क्यूमुलेटिव इफेक्ट की वजह से वो स्प्लिट कर रहा है और आपका डबलेट ऑफ हेप्टेट दे रहा है। मतलब 7 पीक टूट रही हैं और साथ साथ में वो सारे सेप्टेट डबलेट के फॉर्म में टूट रहे हैं। ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया ये आप पढ़ेंगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं केवल स्पेक्ट्रा देख करके आपको बता दे रही हूँ। रीजन भी यही है, ये जो आपके ए प्रोटॉन्स है, देखिए इस ए प्रोटॉन्स को आपको क्योंकि यहाँ पे है तो ये डबलेट आएगा, तो जैसे कि आप ये देख रहे हो ये डबलेट में टूट रहा है। और आपको ये भी पता है कि जो कपलिंग होती है वो 4 बॉन्ड के से ज्यादा के बीच में नहीं होती है, इसलिए इसमें आकर नहीं करता है इसके आगे J3 कपलिंग के आगे। अब देखिए केमिकल शिफ्ट हम कीटोन्स की अगर देखें तो ये जो केमिकल शिफ्ट है आपकी, ये अल्फा प्रोटॉन्स जो है जो अल्फा हाइड्रोजन कहे जाते हैं वो काफी डीशील्डेड है। इसका रीजन फिर से वही है जैसा कि आपने एसिटिलीन वगैरह में पढ़ा था कि ये एक एनाइसोट्रॉपी है एडजेसेंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड को अप फील्ड की तरफ शिफ्ट कर रही है क्योंकि वो रेनफोर्स नहीं करती है, वो उसके अगेंस्ट में होती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसी वजह से ये आपके शील्डेड कंडीशन में पाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड आपके इसके एग्जांपल के दिया है कीटोन। तो कीटोन में देखिए सीधे सीधे से उसका जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो सिंपल है कि जो बगल वाला है वो नॉर्मल N+1 से टूट रहा है। बस ध्यान देने लायक बात है कि जो D है ये D प्रोटॉन्स और जो E प्रोटॉन्स जो डायरेक्ट कार्बोनिल ग्रुप से लगे हुए हैं ये आपके उस 2.1 से 2.5 के बीच में चले जा रहे हैं,
शील्डेड है, काफी शील्डेड है, क्योंकि ये डायरेक्ट है अनाइसोट्रोपिक, एक अपीड इसमें फोर्स लगा है, इस वजह से ये इधर है। लेकिन ये जो आपकी स्प्लिटिंग पैटर्न है वो सिंपल नॉर्मल जैसे आपने पढ़ा था n+1 रूल से ये शो कर रहा है। इसके बाद आपका आता है ईस्टर्स। ईस्टर्स में COO CH2 ग्रुप होता है, जिसमें दो प्रोटॉन्स जो अल्फा प्रोटॉन्स है उनकी वैल्यू 2.1 से 2.5 के बीच में, जैसे कि कीटोन की थी वैसे आती है। साथ में एक CH2 प्रोटॉन जो ईथर की तरीके से आते हैं 3.5 से 4.8 के बीच में आते हैं। ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, ये डीशील्डेड होते हैं। इनका रीजन वही होता है क्योंकि ये डायरेक्ट ऑक्सीजन से लगे हुए होते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ये एक एथर है जिसको आइसोब्यूटाइल एसीटेट नाम से जाना जाता है, कॉमन नाम। और इसकी जो स्प्लिटिंग है जैसे मैंने बताई कि नॉर्मल जितने भी प्रोटॉन्स हैं, जैसे आपका ये ए है उसके बगल में बी है तो बी सात में टूटेगा और ए जो है आपका दो में टूटेगा। उसी तरीके से डी आपके बगल में एक है तो वो दो में टूटेगा और बी डी की वजह से तीन में टूटेगा। तो इसका मतलब कि जो आपके मल्टीप्लेट्स आएंगे वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स आएंगे। और CH3 आपका क्योंकि किसी से अटैच नहीं है, तो जो डी वाला है वो आपका नॉर्मल डबलेट CH की वजह से, बी प्रोटॉन्स की वजह से डी प्रोटॉन्स डबलेट में टूट रहे हैं और उनकी वैल्यू 2 के लगभग आ रही है। जो सी प्रोटॉन्स है वो आपका CO से लगा हुआ है, वो किसी से नहीं स्प्लिट कर रहा है, कपल नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो नॉर्मल सिंगलेट के फॉर्म में दिखाया जा रहा है। अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, आपका एक्सचेंज भी होता है, जनरली इसमें ब्रॉड आता है सिग्नल और बहुत कैरेक्टरिस्टिक वीक होती है कार्बोक्सिलिक की जो कि 11 से 12 ppm के बीच में आती है। अब जो अल्फा कार्बन है उससे जो अल्फा हाइड्रोजन है उनकी वैल्यू 2.1 से 2.5 के बीच में आती है। और ये जो हाइड्रोजन एडजेसेंट है कार्बोनिल ग्रुप के वो थोड़े से डीशील्डेड होते हैं। उसका रीजन भी वही है आपका कि वो थोड़ा सा अनआइसोट्रोपिक रीजन में है, तो इसलिए उसकी शील्डिंग कंडीशन बढ़ी हुई है जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप्स की थी। अब एक्सचेंज जहां तक बात करें, जैसे अल्कोहल है वैसे COH की देखिए, अगर एक्सचेंज कर ब्रॉडनिंग इसमें आती है इसमें भी। और आपकी जो इनसॉल्युबल एसिड्स हैं, ये इनसॉल्युबल एसिड्स सॉल्युबल हो जाते हैं अगर ये सॉल्ट बना देते हैं और इस तरीके से एक्सचेंज भी करते हैं। और आपका अगर एक्सचेंज हो रहा है तो आपको पता है कि स्प्लिटिंग नहीं होती है, कम होती है। इसके बाद हम आगे देखें तो आगे हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें आता है आपका अमाइड। ये एसिड का एग्जांपल मैं नहीं ले रही हूँ, जो आप लोग अलग अलग देखिए, क्योंकि मैं बाबर बोल रही हूँ कि आज मैं कार्बन स्टार्ट करना चाह रही हूँ। तो आप लोग ये वाला एमाइड्स अगर देखेंगे तो ये जो एमाइड्स है इसमें भी CONH ग्रुप लगा हुआ है। तो जो वैल्यू आती है वो डायरेक्ट जो प्रोटॉन नाइट्रोजन से अटैच है उसकी 5 से 9 ppm के बीच में आती है। और इसकी वैल्यू केमिकल शिफ्ट डिपेंड करती है कि आपका कंसंट्रेशन कैसा है, टेम्परेचर कैसा है और सॉल्वेंट कैसा है। इसका रीजन भी वही है कि ये थोड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से डायरेक्टली अटैच है। जो प्रोटॉन्स अल्फा प्रोटॉन से अल्फा कार्बन से अटैच है, दैट इज द अल्फा हाइड्रोजन दे आर कॉल्ड। तो अल्फा हाइड्रोजन आपके अमाइड में एब्जॉर्ब करते हैं उसी रीजन में जिसमें कि आपके असाइल हाइड्रोजन करते हैं, क्योंकि उसका रीजन भी डीशील्डिंग हो गई है उसकी। लेकिन जो डीशील्डेड प्रोटॉन्स है वो उतने ज्यादा नहीं है, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट कार्बन ग्रुप का हम देख रहे हैं। इसके बाद जो नाइट्रोजन से अगर कोई अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है और उसका कोई हाइड्रोजन है CH जो कि ब्लैक से दिखाया गया है नाइट्रोजन से अटैच्ड वाले में, तो उनकी वैल्यू 2.2 से 2.9 ppm पे आती है। और जो हाइड्रोजन अटैच्ड है आपके नाइट्रोजन के बगल के कार्बन से, तो ये डीशील्डेड थोड़े से होते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। जो कपलिंग होती है, ये भी कपलिंग आपकी बहुत ज्यादा रेयर है, जो डायरेक्ट N से H अटैच्ड है जैसा कि आपने पहले देखा था अमीन के केस में। लेकिन अगर ये ऑब्जर्व करेगी तो ये बहुत ज्यादा कपल करेगी और 50 हर्ट्ज या ज्यादा J1 कपलिंग। अब ये जो क्वाड्रुपल मोमेंट है जिसकी वजह से ब्रॉडनिंग भी दिखती है, और जो 2J कपलिंग है मतलब दो बॉन्ड के बीच में कपलिंग हो रही है नाइट्रोजन और जो कार्बन अल्काइल ग्रुप लगा है उसमें,
वो जनरली देखी नहीं जाती है। उसी तरीके से अगर नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन है और अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है, तो इसका भी एक्सचेंज अमाइड का ये बहुत कम होता है। अमीन्स में जैसा होता है उसके कंपेयर में अमाइड में कम होता है। तो जो स्प्लिटिंग है एडजेसेंट सीएच की, वो ऑब्जर्व होती है और एनएच ब्रॉडेंड आता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल मैं स्क्रिप कर रही हूँ। और नाइट्रो एल्केन्स में आपके जो वैल्यू आती है अल्फा प्रोटॉन्स की, वो 4.1 से 4.4 के बीच में आती है। इसका रीजन वही है आपका कि ये बहुत ज्यादा डी शील्डेड कंडीशन। देखिए, अब आपको पाविया का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैंने एनएमआर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, लगभग सारी चीजें कवर कर दी है। इसके बाद आपको जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, आप आराम से पूछ सकते हो। कोई टॉपिक कहते हो कि उसको दोबारा पढ़ा दीजिए तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगी। लेकिन आज मैं आपके लिए कार्बन 13 स्टार्ट करूंगी, क्योंकि हम लोग एनएमआर पे काफी टाइम दे चुके हैं। तो जब कार्बन 13 स्टार्ट कर रहे हैं, तो कार्बन 13 के बारे में हमें सबसे पहले ये जानना है। क्या स्लाइड विजिबल है बेटा? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ठीक है। कार्बन 13 की बात जब हम करते हैं, जब हम कार्बन 13 एनएमआर स्टार्ट करते हैं, तो आपको ये बात पता है कि नॉर्मल जो अबंडेंसी है प्रोटॉन की, वो बहुत ज्यादा है। तो प्रोटॉन की एबंडेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो कार्बन 13 के एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हम ध्यान दें तो कार्बन 13 बहुत ही कम अमाउंट में। हम क्यों कार्बन 13 बोलते हैं, कार्बन 12 नहीं बोलते हैं? ठीक है। कैसे करें? कैसे करें मतलब कि सॉरी, कैसे करें इन द सेंस कि आपको ये कैसे पता चला कि कार्बन 13 बार बार बोला जा रहा है, कार्बन 12 नहीं बोला जा रहा है? तो इसको जानने के लिए हम रिवाइंड करेंगे, जो रिवाइज करेंगे जो हमने सबसे पहले क्लास में पढ़ा था और दूसरी क्लास में पढ़ा था, कि जो न्यूक्लियाई स्पिन एक्टिव होते हैं वही एनएमआर एक्टिव होते हैं। दैट मीन्स कि जो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई जो स्पिन एक्टिव हो, वही स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई आपके एनएमआर देंगे। क्योंकि हम सबको पता है कि जो 12 कार्बन है वो एनएमआर एक्टिव नहीं है, उसकी आई की वैल्यू 0 आती है, जो क्वांटम नंबर उससे एसोसिएटेड होता है न्यूक्लियर स्पिन से, उसकी वैल्यू 0 आती है। मतलब जो आपका कपल्ड न्यूक्लियर स्पिन है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन जो उनका है, जिसको कि न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, उनका न्यूक्लियर स्पिन 0 आता है। इसीलिए इसकी आई की वैल्यू 0 आ रही है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। और इसीलिए आपका जो कार्बन 12 है, जिसकी अबंडेंसी नेचर में 98.9% है, वो एनएमआर इनएक्टिव है। दैट मीन्स कि अगर कार्बन 12, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से बने हैं, और उसमें जनरल जो कार्बन होता है वो कार्बन 12 ही होता है। अब अगर इनकी अबंडेंसी जो ज्यादा कार्बन है, जो कि आपके 12 कार्बन होता है, और उसको एनएमआर एक्टिव नहीं है, तो एनएमआर एक्टिव या एनएमआर किसी भी स्ट्रक्चर इलुसिडेट करने के लिए आपको कार 13 एनएमआर पढ़ना पड़ेगा। अब कार्बन 13 एनएमआर अगर हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या टेंडेंसी है कि कार्बन 12 के साथ साथ में कार्बन 13 प्रेजेंट रहेगा। तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि अगर कार्बन 12 98.9% प्रेजेंट है पर्टिकुलर गिवन टाइम पे, तो कार्बन 13 की जो एबंडेंसी है वो 1.1% है। अब 1.1% आप एज्यूम कर सकते हैं कि कितना कम अमाउंट होता है कि हम कोई भी न्यूक्लियाई से सिग्नल रिसीव कर पाए। जैसे कि आपने पहले पुराने क्लासेस में देखा था कि जो आपका एनएमआर होता है, ये बेसिकली जो सिग्नल आ रहा है न्यूक्लियर पार्टिकल्स से, न्यूक्लियर प्रोटॉन्स से, यहाँ पे उनके स्पिन की फ्लिपिंग की वजह से जो वो सिग्नल दे रहे हैं, वो सिग्नल जो आ रहे हैं उसको आप रिसीव करते हो और एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में पढ़ते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसलिए हम कुछ भी एनालाइज कर पाते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर एलुसिडेट कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि कार्बन 12 की एबंडेंसी भले ही ज्यादा है, लेकिन वो एनएमआर एक्टिव नहीं है, तो हम स्ट्रक्चर इलुसिडेशन के लिए कार्बन 12 का यूज नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कार्बन 13 ही बचता है, जिसकी एबंडेंसी बहुत ही कम है।
इस एबंडेंसी कम होने की वजह से जो कार्बन 13 है उनको की वो सेंसिटिव कम होते हैं प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के कंपेयर में। मतलब प्रोटॉन हर जगह वर्सेटाइल है, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, और नॉर्मल आइसोटोप भी न्यूक्लियस पे इनएक्टिव है, इसलिए आपका जो एनएमआर प्रोटॉन एनएमआर होता है वो आपका थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होता है रदर देन कार्बन 13। और यही कारण है कि कार्बन 13 की एबंडेंसी की ही वजह से इसके जो स्कैन दिए जाते हैं, जो प्रोटॉन में 2 स्कैन में काम चल जाएगा, 3 स्कैन में काम चल जाएगा, इसके लिए हमें 200-300 स्कैन्स देने पड़ते हैं। स्कैन्स मतलब पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को बार 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 उसकी वैल्यू लेना, पल्स करना। अब जो टेक्निक नई आ रही है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो दोनों एक साथ आ रही है, रूटीन के लिए जो यूज किया जाता है कार्बन 13 के लिए, वो आपका यूज किया जाता है पल्स एनएमआर टेक्निक, जिसको कि आप पढ़े हो, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से होता है। और जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या करता है, वो आपका जो टाइम डोमेन है, जो आपका स्पेक्ट्रा आ रहा था, जो डीके का ऐसे आ रहा था आपका, जो टाइम डोमेन में होता है उस टाइम डोमेन में को वो फ्रिक्वेंसी डोमेन जो कि आपके लिए रीडेबल होती है उस फॉर्म में चेंज कर देता है स्पेक्ट्रा को, जिसकी वजह से आप उस स्पेक्ट्रा को पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। तो जो सिग्नल एवरेजिंग है ये इम्प्रूव होता है सिग्नल टू नॉइज रेशियो में, ये भी एक नए टेक्निक में आपका बेनिफिट है जो कि कार्बन 13 एनएमआर के लिए यूज की जाती है। अब ये जो पल्स्ड एनएमआर टेक्निक है ये मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको कोई बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, और ये क्योंकि आप पहले भी देख चुके हैं। जो फ्री इंडक्शन डीके मैंने पहले भी बताया था, ये अभी भी बता रही हूँ। फ्री मतलब टाइम डोमेन में जब हम आता है किसी भी सिग्नल को, तो वो जो सिग्नल आता है वो इसी फॉर्म में आता है। जितनी भी न्यूक्लियाई है वो आपकी टिप्ड हो जाती है, किया जाता है सेम टाइम पे, और वो उसका जो एफआईडी आता है, फ्री इंडक्शन डीके ग्राफ आता है, वो आपका सुपर इम्पोज्ड आता है। तो ये नीचे दिखाया गया है आपका एफआईडी। और जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, ये एक डीकॉन्वोल्यूट करता है एफआईडी को और एक एनएमआर स्पेक्ट्रा देता है। मतलब कि उस जो सिग्नल आपको मिल रहा है उसको कन्वर्ट करके और उसको किस फॉर्म में लेता है, वो एक आपको एनएमआर स्पेक्ट्रा जो कि रीडेबल फॉर्म में होता है उस फॉर्म में आपके देता है। जो सिग्नल एवरेजिंग की बात अगर हम करें तो जो पल्स एनएमआर है वो अलाउ करता है अलग अलग एफआईडी जो कि एनएमआर स्पेक्ट्रा है, और वो एक्युमुलेट होती है टाइम के साथ में। जो एफआईडी है वो ऐड ऐड कर दी जाती है एक साथ और उसका एवरेज कर दिया जाता है, और जो सिग्नल है आपका जो रेजोनेंस के बाद आपको मिलता है वो आपके नॉइज उसमें बहुत ज्यादा रैंडम होती है, और एवरेजिंग करने पे वो कैंसिल आउट हो जाती है। अब सिग्नल को इनहेंस करना है और नॉइज को कम करना है, जिससे कि आपका जो स्पेक्ट्रा आ रहा है एनएमआर वो आपको आराम से साफ साफ दिख पाए। अगर नॉइज ज्यादा आ जाएगा और आपका जो मॉलिक्यूल है उसका सिग्नल ज्यादा आ जाएगा तो आपका नॉइज टू सिग्नल रेशियो ज्यादा होने की वजह से जो सिग्नल है उसको आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। नॉइज मतलब ये कि जो अनवांटेड आपके पीक्स आ रहे हैं और वो किसी भी वजह से हो सकता है, उसको मिनिमाइज करना। तो ये जो केमिकल शिफ्ट है आपको एक आइडिया देती है कि केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट क्या है कार्बन 13 न्यूक्लियाई का, और वो भी डिपेंड करती है आपकी शील्डिंग या डी शील्डिंग पे, जैसे कि प्रोटॉन एनवायर में करती थी। इसका जो रेंज होता है कार्बन 13 न्यूक्लियाई का, ये 0 से 220 ppm तक होती है, और 0 यहाँ पे भी टेट्रामेथाइलसाइलेन के लिए यूज किया जाता है एज अ रेफरेंस। जो कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रा होता है ये आपका एक मैप की तरह यूज किया जाता है कि कार्बन फ्रेमवर्क क्या है आपका, वो बताता है कार्बन 13 एनएमआर कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है, और वो कुछ कुछ आइडिया हम जैसे जैसे पढ़ेंगे आगे ये भी हमें लगेगा कि वो जो कार्बन है वो किस तरीके के हैं, मतलब कितने उसमें प्रोटॉन लगे हुए हैं। जैसे आप जब रिलैक्सेशन पढ़ रहे थे तो आपने साफ साफ पढ़ा था कि जितने प्रोटॉन्स कम होते हैं
उसका क्वाटरनरी वैल्यू आपको आराम से छोटी पीक के फॉर्म में दिखता है। जो कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रा है वो आपका कार्बन फ्रेमवर्क के बारे में देगा, और जो नंबर ऑफ रेजोनेंस है वो बराबर होगा जितने नॉन इक्विवेलेंट कार्बन प्रेजेंट होंगे। देखिए जो सिग्नल एवरेजिंग है ये आपको एक ग्राफ के फॉर्म में दिखाई है कि अगर आप 2 स्कैन करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप प्रोटॉन की कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे न्यूक्लियाई की कर रहे हैं जिसका आपको जो सिग्नल आ रहा है वो बहुत ज्यादा है, जैसे इसमें लिया गया है कि 2 स्कैन अगर कर रहे हैं कार्बन 13 स्पेक्ट्रा के लिए तो वो केवल नॉइज के फॉर्म में आएगा। इसलिए आपको लगभग 200 स्कैन देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये जो आपके बाद में जो पीक्स आ रही है लंबी लंबी वो पीक्स आएगी। जो केमिकल शिफ्ट रेंज है आपकी कार्बन 13 की वो आप देख रहे हो अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग आपकी पीक्स दी गई है। एक रेंज है जिस रेंज को हमें थोड़ा सा मेमोराइज करना है जिससे कि जो क्वेश्चंस आगे आए वो आपके सॉल्व हो जाए। और इसका भी जो रेंज है उसमें भी केमिकल की शील्डिंग और डी शील्डिंग इलेक्ट्रॉनिक की वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। यहाँ पे आपका ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? यस मैम। है ना? देखिए ऐसे अगर 20% भी समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको फिर से पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि जब मैं पढ़ा दूंगी और फिर से आप पढ़ोगे तो आप लोगों को चीजें थोड़ी और समझ में आएगी। ठीक है? मैम ये कौन सी बुक है? मैं पाविया से पढ़ा रही हूँ बेटा। पाविया के साथ साथ में कुछ स्टडी मटेरियल्स भी हैं, है ना? तो ये स्टडी मटेरियल्स आपको मैं शेयर कर दूंगी। ये वाला जो अभी स्क्रीन पे ये तो पाविया का नहीं है ना? नहीं, ये मूर्ति सर का है। आईआईटी कानपुर में मूर्ति सर हैं, उनका उनकी पीपीटी है ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ ग्रुप में। मैंने ये वाला जो भी मैं दिखा रही हूँ इसको मैंने शेयर किया हुआ है। अभी हम लोग फिर से थोड़ा सा देखते हैं कि जो कार्बन 13 न्यूक्लियाई जैसे हम लोग ने पढ़ा कि इसमें मैग्नेटिक स्पिन नहीं होता है कार्बन 12 में, जिसकी वजह से जो कार्बन 13 है जिसमें कि मैग्नेटिक स्पिन होता है वो हम यूज करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। लेकिन इसकी अबंडेंसी बहुत कम होने की वजह से ऑलमोस्ट ये जो अबंडेंसी है ये 1% कार्बन की होती है, और इसका जो गैरो मैग्नेटिक रेशियो है कार्बन 13 का ये 1/4 होता है आपके प्रोटॉन के गैरो मैग्नेटिक रेशियो। अब जो गैरो मैग्नेटिक रेशियो है आपका कार्बन 13 का ये 1/4 होता है प्रोटॉन का, और जो इसके सिग्नल्स आते हैं वो बहुत वीक आते हैं और ये नॉइज के रूप में खत्म हो जाते हैं। जैसे अभी भी आपने ग्राफ देखा कि कैसे जिगजैग जिगजैग नॉइज ही केवल आता है और आपका पीक बहुत कम आती है। ये जो पीक आती है आपकी वो आपकी सिग्नल टू नॉइज रेशियो बढ़ाने की वजह से होती है और रिपीटेडली सिग्नल बार बार स्कैन करने से होती है। इसीलिए जो स्कैन 2 या 3 स्कैन में आपका प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी निकाला जा सकता है, जबकि 200 स्कैन 300 स्कैन देने पड़ते हैं आपके जो भी देख रहे हैं उसको। जो सिग्नल है आपका वो बस वीक भले ही हो लेकिन नॉइज में लॉस ना हो, इस वजह से जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो है उसको हाई रखते हैं।